हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस गुरु। तो भैया हम बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2/5/2025 के। भैया जितने भी क्वेश्चन पूछे थे 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं पार्ट बाई पार्ट कराऊंगा। 20-20 क्वेश्चन का सीरीज लेके आऊंगा और इस 20 क्वेश्चन से मैं बहुत डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन के साथ इससे क्वेश्चन तैयार करवाऊंगा। और तुम्हें बता रहा हूं भाई, अपने साथ कलम और कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि भैया हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई एक ऐसा पार्ट है आपके सीबीटी 2 एग्जाम का जिसको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप पास नहीं कर पाओगे तो आपका भाई सीबीटी 2 के पार्ट ए में आप 90 नंबर क्यों ना लाओ, 95 क्यों ना लाओ, तेरा कोई चारा नहीं है, सीधे फेल हो जाओगे। तो भाई मैंने बहुत सारे लड़कों को देखे हैं कि जो जूझते हैं 25 से 30 नंबर लाने में, फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा डिमेरिट उन बच्चों की है जिनकी सपना होता है कि सर मैं एएलपी बनूं। उन प्राइवेट वाले बच्चों जो भैया प्राइवेट से जाकर के आईटीआई की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जीवन में वो आईटीआई वाले चीजों को, ट्रेड को पढ़ नहीं पाते हैं और उनका नॉन टेक्निकल अच्छा होता है, वो जाकर के भैया 80 नंबर ला लेते हैं, पार्ट 1 में 85 नंबर लाते हैं, लेकिन वही पार्ट बी में जाकर के 75 में से वो 25 से 30 नंबर नहीं ला पाते हैं, जूझ रहे होते हैं। और अपनी इस जुझाजट की वजह से भैया क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता है और फिर वही अपना डिमोटिवेशन हो करके भैया वो तैयारी करना छोड़ देते हैं कि चलो भैया फिर जब आएगा उस समय देखा जाएगा। तो मैं बता रहा हूं, अपने साथ कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ। मैं अभी आज के इस सेट में 2/5/2025 उठा के देख लेना, तुम्हारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया। इसमें से 20 क्वेश्चन का आज सेट लेके आया हूं, क्योंकि भैया मैं इसका डिटेल बताऊंगा और टीचरों की तरह नहीं भैया बताया कि इसका ये आंसर होगा, आगे बढ़ो, वो नहीं है भैया। मैं तुम्हें डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। तो भाई अपने साथ कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ एग्जाम के समय तक। मैं बता रहा हूं तुम्हें 25 से 30 नंबर से तुम ज्यादा लाने की कोशिश करोगे। और एक चीज मैं बता रहा हूं, रेलवे वालों को क्या मतलब है, रेलवे वाले क्या चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि बंदे लोग पास हो जाए। भाई एग्जाम दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें 75 में से 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन दे दोगे ना, तुम नहीं भी पढ़े हो ना, तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे और तुम लेकर जाओगे। तो भाई क्या है, तुम्हें मात्र पढ़ना है 20 से 25 नंबर के लिए, और 20 से 25 नंबर के लिए तुम टेंशन मत लो, मैं जितना करा रहा हूं इसको अपने साथ कर लेना, हर एक चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जितना तुमने पढ़ा है। भाई मैं नहीं बोल रहा कि तुम 75 के 75 करो, तुम्हें चाहिए 30 नंबर, बस हमें सर पास होना है। तो मैं उसी पे बात करूंगा और डिटेल से ज्यादा करना है तो तुम्हारी इच्छा है, स्वेच्छा से देख लेना अपने अनुसार। तो ठीक है, तो आज की हम पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, अब बच्चों को देख करके ये डर लग गया कि सर ये क्या दे दिया। भाई डरना नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं, एक एक लाइन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। नहीं भी ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान को अपने कला से दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो कह रहा है क्या, एक 20 केवीए। अब भैया ये देखो, इस केवीए से भैया एक क्वेश्चन तैयार होता है। केवीए क्या भैया, ये ट्रांसफार्मर की क्या होती है, रेटिंग होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त किया जाता है, तो सबको लिखेंगे केवीए। ये क्वेश्चन यहां से तुम्हारा तैयार हो गया। ठीक है, 2500/250 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है भैया, जो पहले लिखा हुआ है वो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है और इधर जो लिखा हुआ है वो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। समझ में आ गया क्या। 50 हर्ट्ज एक कलीय ट्रांसफार्मर ने खुला परिपथ परीक्षण परिणाम निम्न वोल्ट पार्श्व पर 250 वोल्ट और 100 वाट दिया। अब भैया खुला परिपथ परीक्षण जब किया गया, एक ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट टेस्ट किया गया, तो भैया उसने क्या दिया, 250 वोल्ट दिया और 100 वाट दिया। लो भैया, तो भैया पूछ रहा है करोड़ हानि धारा क्या होगी। तो भैया तुमसे बस धारा पूछा है। अब भैया सबको पता है कि सर जो आई की वैल्यू होती है, सब दुनिया को पता है सर, V/R होता है, ए होता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक और तुम्हें पता होगा कि सर जो पावर बराबर क्या होता है, V × I होता है। क्या होता है, V × I होता है। और यहाँ पे तुमने क्या दिया है, देख लो
तो भाई पावर की वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, और वोल्टेज की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250 दिया है, और तुमसे करंट पूछा है। तो भैया जब इसको तुम कट करोगे तो 10 डिवाइड बाई 25 यानी कि भैया 0.4 हो जाएगा, और आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, और यही इसका सत्य आंसर होगा। लेकिन भाई ये तो मुझे पता था कि ऐसे करेंगे। तो भैया ये जो क्वेश्चन था ये सब तुम्हें भमकाने के लिए दिया हुआ था, डराने के लिए दिया हुआ था, बस तुम्हारा क्वेश्चन में बस इसी का रोल था। अब तुम्हें भैया इतना याद है तो इस क्वेश्चन को ले जाओगे। सेम क्वेश्चन और पूछा था, तो भैया उसमें वहां पे क्या दे दिया था ना, देखो भाई ये क्या है तुम्हारा, जब भी ट्रांसफार्मर की बात आती है, ध्यान से सुनना, ट्रांसफार्मर की जब भी बात आती है तो भैया ये एसी पे काम करता है, एसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है भैया, एसी सप्लाई पे काम करता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर के पॉइंट लिख लेना, ट्रांसफार्मर भैया वोल्टेज और करंट के लेवल को क्या करता है, चेंज करता है भैया, ठीक है। और ये भैया ये इसको फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, इस पॉइंट को भी याद रखना। बाकी चीजों को धीरे धीरे हम बता देंगे, सब खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब भैया एसी पे काम करता है, तो भैया एसी में भैया एक पावर फैक्टर का आता है भैया, खेला आता है पावर फैक्टर का। तो भाई जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो भैया सबको पता है कि सर जो पावर होता है जब एसी की बात करते हो तो VI cos फाई होता है, तो जिसमें भैया तुम्हारा क्या होता है, वोल्टेज करंट, और cos फाई भैया पावर फैक्टर होता है। सेम सेट में भैया क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी देखा वोल्टेज दे दिया गया, ये दे दिया गया, वाट मीटर का रीडिंग भी दे दिया गया, और साथ ही साथ करंट का भी रीडिंग दे दिया। तो उस कंडीशन में पूछ दिया cos फाई की वैल्यू। तो भैया जिसको ये फॉर्मूला याद था उस क्वेश्चन को लेके गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी दिखाएंगे आने वाले समय में, टेंशन मत लेना। तो पहला क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, अपना कॉमन सेंस लगाओ और आगे बढ़ जाओ। कह रहा है क्या, जब कोई व्यक्ति विद्युत उपकरणों के संपर्क में आता है तो विद्युत अभिघात का मुख्य कारण क्या है। तो भैया विद्युत अभिघात का मतलब विद्युत से जो हमें जोखिम होंगे, जो हमें घात लगेगा, जो हमें भैया वो हमें दुर्घटना करेगा, उसके बारे में पूछा है। तो भैया देखो, विद्युत उपकरण उचित रूप से भू संकर्पित नहीं होते, ऐसा क्या है भाई, हम जब भी विद्युत उपकरण को लगाते हैं तो भैया उसको हम लोग अर्थिंग करते हैं या नहीं करते हैं, हाँ भैया करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विद्युत उपकरण बहुत शक्तिशाली होते, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो, ठीक है, ये गलत हो गया। उपकरणों का उपयोग बहुत लंबे समय तक किया जाता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो भैया, क्योंकि भैया विद्युत ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति भैया एक विद्युत उपकरण के संपर्क में आता है तो क्या होगा। अरे भाई ये है भैया तुम्हारा विद्युत उपकरण, जिसमें भैया लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अब तुम जाके भैया इन दोनों को पकड़ लिया, क्या कर लिया, पकड़ लिया, तुम एक ही को पकड़ लिया, तो तुम्हें क्या होगी, तुम्हें पता है कि सर हमारे शरीर में करंट बहेगा और जिससे हमको क्या लगेगा, क्षति होगा, दुर्घटना होगा, मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो भाई भावनाओं के साथ मत खेलना, ठीक है, और मेरे साथ ही रहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बोलो मजा आ रहा है क्या, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अपार सफलता के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। तो भाई देखो ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन भाई ऐसा क्वेश्चन है, अगर तुम इसकी वैल्यू तुम्हें पता है तभी तुम कर पाओगे, इसका और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो भाई नहीं आ रहा है तो दुखी मत होना, मैं भी दुखी हो जाऊंगा फिर, ठीक है। तो इसमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन को जिसको याद है वही कर पाएगा। तो भैया देखो, कितने प्रतिशत अति भार पर परिनालिका आर्मेचर को पूरी तरह से अपनी ओर आकृष्ट करती है, जिससे एमसीबी में तात्कालिक ट्रिपिंग होती है। अब भैया एमसीबी का एक फुल फॉर्म होता है क्या, तो सबको लिखेंगे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका भी फुल फॉर्म क्या तुम्हें पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। तो भाई हर क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि भाई यही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में सफलता की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो भैया कर रहा है क्या कि भैया कोई परिनालिका है, आर्मेचर में है भैया, तो जैसे ही भैया तुम्हारा करंट की, अति भार का मतलब होता है ज्यादा हाई करंट बहना, तो भैया जैसे ही तुम्हारा हाई करंट चला जाएगा उस आर्मेचर में, तो भैया उस पे हम लोग देखते हो ना, घर में क्या करते हो, एमसीबी लगाते हो भाई, अपने घर में एमसीबी लगाते हो, एमसीबी लगाते हो क्या, हाँ सर। जब भैया धारा एक रेटेड धारा से ज्यादा चला जाता है तो क्या होता है, एमसीबी भैया क्या होता है, तुरंत तात्कालिक समय में क्या हो जाता है भैया, ट्रिप कर जाता है, ताकि तुम्हारा घर के जो भी उपकरण है वो फूके ना, वो बुझे ना, वो जले ना, ये सब सारी चीजें पता है। तो भैया इसका जो वैल्यू है उसका भैया क्या है, 700% है, याद रखना। नहीं भी याद है दुखी मत होना, नहीं करेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। अब भैया देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ओम मीटर का उपयोग करके किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध मापते समय शून्य प्रतिरोध का पाठ्यांक क्या दर्शाता है। अब मेरे भाई तुम ध्यान से सुनो, बस क्वेश्चन में बोल दिया
शून्य प्रतिरोध। ओम मीटर का काम क्या है भैया, ओम को नापना, और ओम जो तुम्हें आ रहा है रेसिस्टेंस जो नाप रहा है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही है भैया 0 आ रही है। अब पूरी दुनिया को पता है कि सर आई बराबर क्या होता है, V बटे 0 होता है, सॉरी V बटे R होता है। अब भैया तुम्हें देखो R की वैल्यू क्या है, 0 है, तो V बटे 0 करोगे, किसी भी टर्म को तुम जब 0 से भागा देते हो सर इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत आता है। और भैया जब ये अनंत आ रहा है यानी कि धारा की जो वैल्यू आ रही है बहुत ही ज्यादा आ रही है। अब भैया धारा की वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भैया, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्या। अरे भाई ये देखो, ये तुम्हारा है लोड है, लोड है, लोड है, ये तुम्हारा वोल्टेज सप्लाई है। अब तुमने भैया इसको बनाए हो 5 एम्पियर की रेटिंग के लिए, और तुम्हारा जो धारा चला गया 20 एम्पियर चला गया, तो भैया क्या करेगा, इसको जला देगा, और जलाने के बाद क्या कर देगा भैया, इसका जो रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू 0 कर देगा और शॉर्ट सर्किट कर देगा। और शॉर्ट सर्किट जैसे ही हो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, ये तुम्हारा उपकरण को तो जला ही देगा ना। हाँ भाई, तो भैया क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोलो, प्रतिरोधक लघु परिपित हो जाता है। बस यही है, वो मीटर खराब है, ये सब बकैती है, कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को सोचना है, तो यहां से एक क्वेश्चन को तैयार रखना भैया, ओपन सर्किट लघु परिपथ, एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है भैया तुम्हारा ओपन सर्किट। याद रखना यहां से जब भी तुमसे पूछे शॉर्ट सर्किट में याद रखना यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट सर्किट में जो बाबू धारा होता है वो धारा क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है, और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है 0 होती है। याद रहेगा क्या, हाँ बाबू हो याद रहेगा। और सर ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, धारा नहीं जा रहा है, तो भैया यहाँ पे धारा की वैल्यू क्या होती है बाबू, 0 होती है, और वोल्टेज की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। समझ में आ गया क्या, हाँ सर, ये चीज को याद रखना, इस क्वेश्चन को अपने आप करके जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। अब 5 वाले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को प्यार से समझेंगे क्योंकि भाई इस फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, हर कोई लेके जाएगा इसको, 1 नंबर ऐसे दे के जाएगा। नहीं याद है तो आज तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये छोड़ो, अभी हम तुम्हें एक चीज बताते हैं। देखो, जब भी एक संतुलित 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं, संतुलित यानी कहने के बाद एक बैलेंस है, 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं भैया, जब उसका मैग्नीट्यूड का मतलब भैया उसका जो वैल्यू है वो बराबर हो, और साथ ही साथ उसमें 120 डिग्री का क्या हो, फेज डिस्प्लेसमेंट हो। 120 डिग्री पर तीनों फेज आपस में क्या है, डिस्प्लेस्ड है, विस्थापित है, तभी हम बोलेंगे कि एक 3 फेज सिस्टम मेरा बैलेंस सिस्टम है। इस पॉइंट को याद रखना, यहां से भी पूछा जाता है। एक 3 फेज सिस्टम में भैया फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इलेक्ट्रिकली, तो 120 डिग्री। इस क्वेश्चन को भी तैयार करना, सब क्वेश्चन बता रहे हैं। तो जब 3 फेज की बात करते हैं तो बाबू वहां पे 2 कनेक्शन बनते हैं, एक बनता है स्टार और दूसरा बनता है डेल्टा। डेल्टा होता है जो भैया ऐसे त्रिभुज जैसा, लूप जैसा, और स्टार होता है भैया यहाँ पे, और जिसमें एक न्यूट्रल की भी सुविधा होती है। ये सब सारी बकैती बाद में जानेंगे, अभी जो मुझे जानना है वो जानते हैं। देखो भाई, जब भी स्टार की बात करते हैं भैया, हमारा 3 फेज में 2 करंट होता है, एक होता है लाइन करंट और एक फेज करंट। भैया ये क्या है, ये सब बकैती बाद में देखेंगे, अभी बस इतना जानो, 2 करंट होती है। कौन से करंट होती है, एक होता है सर लाइन करंट और एक होता है हमारा फेज करंट। जब भी 3 फेज यानी कि जब स्टार कनेक्शन की बात होती है तो IL बराबर क्या होता है बाबू, IPH होता है। इसमें याद रखना जो लाइन करंट होता है फेज करंट की बराबर होता है, इस फॉर्मूला को याद रखना। और सेम डेल्टा में जाओगे तो इसमें तुम्हारा लाइन का वोल्टेज और फेज का वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन भर के पूछे जाएंगे, याद रखना, इस कथन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से जब जाओगे, जब तुम लाइन सॉरी माफ करना थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, जब तुम यहाँ पे लाइन वोल्टेज की बात करोगे तो भैया वो हो जाएगा तुम्हारा √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। समझ में आ गया। अगर इसी तरह से तुम फेज वोल्टेज की बात करोगे तो √अंडर के 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा लाइन वोल्टेज। ये फॉर्मूला को याद करके जाना, ठीक है। ये तुम लिख लोगे तो तुम इसको भी निकाल सकते हो। सेम इसी तरह से जब तुम यहाँ पे लाइन करंट की बात करते हो तो भैया तुम्हारा क्या आता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट आता है। क्या आता है, फेज करंट आता है। तो इस क्वेश्चन को करके जाना भाई, इस क्वेश्चन को करके जाना। जब इसमें पावर की बात करते हैं भैया, तो पावर की जब भी बात करते हैं, अगर फेज पावर की बात करेंगे तो 3 × VP × IP हो जाएगा। और बताए थे बाबू कि पावर क्या होता है, पावर फैक्टर का आता है तो cos ∅ हो जाएगा। जब तुम भैया लाइन की बात करोगे, लाइन वाले की, तो भैया √3 से तुम्हें गुना करना पड़ेगा, VL × IL × cos ∅। सेम एज इट इज इसमें भी। समझ में आ गया। तो भैया अब क्वेश्चन को करते हैं और सावधानी से इस क्वेश्चन को हम कर ले जाएंगे। तो बोल रहा है, संतुलित 3 फेज प्रणाली में लोड को प्रदत्त शक्ति फेज धारा और फेज वोल्टेज दोनों पर निर्भर करती है। मैंने बताया था ना बाबू कि भैया लोड की प्रदत्त शक्ति यानी कि जो तुम्हारा पावर है बाबू, वो पावर किस पे मिलती है। तो भैया देखो,
एक तो तुम्हें फेज धारा और फेज वोल्टेज, देखो मैंने बात किया फेज धारा और फेज वोल्टेज दोनों पे भी तो निर्भर कर रहा है, तो भैया कथन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। अब देखो स्टार योजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से सदैव √3 गुणक से अधिक होता है। तो भैया देखो लाइन वोल्टेज स्टार प्रणाली में लाइन वोल्टेज यहाँ है और तुम्हारा फेज वोल्टेज जो भैया देखो √3 टाइम्स से ज्यादा है। तो भैया क्या इस बोल सकते हैं कथन 2 भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो बोलो भाई इस क्वेश्चन को मजा आया करने में, तो इस क्वेश्चन को जब भी जाना तैयार करके जाना, बहुत मजा आएगा। इस चीज को तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। बस डेल्टा में देखो, डेल्टा देखो, ये डेल्टा कैसे याद रखेंगे कि सर लाइन वोल्टेज कैसे होता है। देखो डेल्टा एक कैसा दिख रहा है भैया, लूप जैसा, और ये भी जैसा दिख रहा है ना, तो याद रखना डेल्टा के में वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। जब एक चीज याद हो जाएगी तो तुम्हें ऑटोमेटिक दूसरी चीज याद हो जाएगी। इसमें वोल्टेज बराबर, इसमें करंट बराबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, और इस क्वेश्चन को भाई कराने के लिए तुम्हें आज इस क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बता देंगे कि यहां से तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो भाई बोल रहा है क्या, ट्रांसफार्मर में विपरीत परिपथ परीक्षण में। अब भाई विपरीत परिपथ परीक्षण जो जाना वही कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाया। विपरीत परिपथ परीक्षण को हम लोग बोलते हैं बाबू ओपन सर्किट टेस्ट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, और इसी को दुनिया जानती है नो लोड टेस्ट से, ठीक है। तो आपूर्ति आवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो भैया क्या होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें 2 चीज बता रहा हूं, इस चीज को याद रखना। ट्रांसफार्मर में हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, उनमें से भैया हम लोग 2 टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है भैया आपका याद रखना ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, जिसको बोलेंगे भैया क्या, या नो लोड टेस्ट या विपरीत परीक्षण, और दूसरा बोलेंगे बाबू शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अभी दोनों चीज के बारे में बता रहा हूं, इससे भैया 1 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा। तो देखो भैया सबसे पहली बात, ओपन सर्किट टेस्ट का मेरा मकसद क्या है, तो भैया इसका हम लोग मकसद है कोर लॉस। किसके लिए, कोर लॉस को निकालने के लिए, ठीक है। कोर लॉस याद रखना, कोर लॉस यानी कि कोर की हानि, हिंदी में ही लिख देते हैं भाई, कोर हानि निकालने के लिए करते हैं, पहला पॉइंट। इसी तरह से जब तुम जाओगे शॉर्ट सर्किट में तो भैया एक होता है कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस जिसको दुनिया बोलती है P बराबर I²R, यानी कि जो रेसिस्टेंस और करंट की वजह से जो लॉस होता है, ठीक है, उसको हम लोग करने के लिए करते हैं भैया। यानी कि जो मेनली कहाँ होता है, वाइंडिंग में होता है। कहाँ होता है बाबू, वाइंडिंग में होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना। चलो एक तो पॉइंट ये हो गया। अब भैया इसको करते कहाँ है, इस चीज को याद रखना। तो देखो भैया इसको करते हैं हम लोग, एक तो सबसे पहले करते हैं रेटेड वोल्टेज पे, जो तुम्हारा निर्धारित किया गया है वोल्टेज वही वोल्टेज पे करेंगे। साथ ही साथ तुम्हारा हमेशा रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि रेटेड फ्रीक्वेंसी के मतलब भैया तुम्हारा जो निर्धारित आवृत्ति है उस पे करते हैं, ठीक है, निर्धारित आवृत्ति पे करते हैं, ठीक है भैया। और भैया जो भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है एलवी साइड पर, यानी कि लो वोल्टेज साइड पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यानी कि उपकरण को क्या करते हैं बाबू, कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एलवी साइड पे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं। और तुम्हारा इसी तरह से एचबी साइड क्या रहेगा बाबू, एचबी साइड ओपन रहेगा, क्योंकि भैया तुम क्या कर रहे हो, ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हो। तो देखो भैया ऐसा रहता है ट्रांसफार्मर, ये वाला तुम्हारा, ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा ओपन सर्किट, और इधर तुम सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी के साथ इसको हम लोग करते हैं भैया शंट ब्रांच पैरामीटर के लिए। सर ये क्या है, शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट ब्रांच पैरामीटर कुछ नहीं बाबू, याद रखना कि भैया जब तुम ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हो तो वहां से एक ए वाला कंपोनेंट आता है बाबू, ये वाला कंपोनेंट भैया जिसको बोलते हैं शंट ब्रांच पैरामीटर, जिसमें ये होता है आर होता है और ये तुम्हारा जेएक्स होता है, ठीक है। वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, ये सब तुम ट्रांसफार्मर में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, इस चीज को याद रखना जब भी ओपन साइड को करते हैं। अब इसी तरह से जब शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, तो इसको हम लोग कहां करते हैं, तो सर इसको भी याद रखना कहां करते हैं, जल्दी से बोलो। तो भैया इसको हम लोग करते हैं भैया एचबी साइड पे करते हैं। कहां करते हैं, तो एचबी साइड पे, ठीक है, एचबी साइड पे करते हैं एट रिड्यूस्ड वोल्टेज। और भैया यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वोल्टेज को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कितना करते हैं, तो 5 से 10% करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और साथ ही साथ भैया इसको हम लोग किस पे करेंगे, तो भैया एचबी साइड पे कर रहे हैं तो रेटेड करंट पे करेंगे। शॉर्ट सर्किट यानी कि भैया यहाँ पे करंट ज्यादा होने वाला है तो रेटेड करंट पे करेंगे। और साथ ही साथ भैया रेटेड फ्रीक्वेंसी पे भी करेंगे, यानी कि तुम्हारा रेटेड फ्रीक्वेंसी का मतलब निर्धारित जो तुम्हें आपूर्ति है इंडिया में जो स्टैंडर्ड है बाबू 50 हर्ट्ज, जो तुम्हारा रेटेड करंट है तुम उतना पे जब तुम
तुम ट्रांसफार्मर को करोगे उस समय ये डिसाइड कर लेंगे। समझ में आ गया। साथ ही साथ भैया इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है भैया उसको हम लोग HV साइड पे कनेक्ट करेंगे। HV साइड पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इस पॉइंट को याद रखना। ये कौन सा पैरामीटर देगा, तो बाबू ये वाला तुम्हें देगा सीरीज पैरामीटर। क्या देगा, सीरीज पैरामीटर को हम लोग करते हैं निकालने के लिए। तो ये इतना पॉइंट याद रखना। इस पॉइंट से एक क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलेगा, पक्का आएगा, याद रखना। तो ट्रांसफार्मर के विपरीत परीक्षण में आपूर्ति होनी चाहिए। तो भैया आपूर्ति हमेशा तुम्हारा जो रेटेड फ्रीक्वेंसी है वही होना चाहिए, यानी कि निर्धारित आवृत्ति के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ना तो अधिक, ना तो स्वतंत्र, ना तो उससे कम। ठीक है बाबू, इस चीज को याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 पे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, भारत में कार्यस्थल सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। तो भैया कार्यस्थल सुरक्षा, जब भाई तुम सेफ्टी का तुम्हारा एक चैप्टर उसमें से है, ठीक है, तो ये भैया तुम कुछ भी बोल सकते हो, किसका क्वेश्चन है उसको नहीं पता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान। तुम क्वेश्चन को भी समझ सकते हो, श्रम का मतलब वही काम करते हैं, ठीक है। खाद्य एवं औषधि, तो औषधि क्या हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया। पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण से हो गया। तो भाई तुम इस क्वेश्चन को नहीं भी जानते हो तो तुम कॉमन सेंस लगा के कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8, तो घूर्णी आर्मेचर प्रकार के प्रत्यावर्तित में, तो भैया घूर्णी आर्मेचर के मतलब होता है रोटेटिंग आर्मेचर। क्या होता है बाबू, रोटेट, यानी कि जो तुम्हारा आर्मेचर है भैया ना, वो क्या है, रोटेट कर रहा है। प्रकार के प्रत्यावर्तित, यानी कि प्रत्यावर्तित को हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर। प्रत्यावर्तित को मतलब बोलते हैं अल्टरनेटर। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो भाई किसी भी चुंबक क्षेत्र को अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए भैया तुम्हारा एक नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे का, तो भैया क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम फैराडे का। सबको पता है कि जब भैया क्या करते हैं, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखा जाता है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है भैया, रिलेटिव मोशन होता है, तो भैया उस प्रकार में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे भैया देखो एक मैग्नेट है, ठीक है भैया, क्या है, एक मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक के इसका फील्ड होगा, इसमें तुम भैया क्या करोगे, एक तुम धारा करोगे, धारा क्या करोगे, धारा को एक करंट कैनेटरी को रखोगे तो भैया इस पे क्या निकलेगा, ईएमएफ निकलेगा। अब भैया तुम ईएमएफ जो निकल रहा है किसकी वजह से निकल रहा है, तो इस धारा की वजह से हो रहा है भैया। तो हम क्या बोल सकते हैं ना कि भैया जब भी तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ईएमएफ और करंट की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटर पे रखे डीसी विद्युत चुंबकों द्वारा। भैया बिना चुंबक का तुम चुंबकीय क्षेत्र नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये दिक परिवर्तक का काम अलग है। दिक परिवर्तक को हम लोग बोलते हैं भैया कम्यूटेटर बोलते हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन बहुत प्यारा प्यारा 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है एसी जनरेटर में और एक पूछता है भैया डीसी जनरेटर में, और तुम्हारा पूछता है डीसी मोटर में। इसका काम क्या है, तो भैया अगर आपको पता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या काम है तो उसका भैया आप कमेंट बॉक्स में राय अपना जरूर देना, नहीं तो मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब भैया ये क्वेश्चन फर्जी क्वेश्चन है, सब कर ले जाएगा। आपातकालीन निकासी योजना का क्या उद्देश्य है, तो भैया देखो आपातकालीन निकासी, भाई बड़े बड़े तुम मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो वहां पे भैया एक आपातकालीन निकासी इमरजेंसी एग्जिट रहता है। तो भाई कभी भी आपातकालीन स्थिति हो जाएगा, जैसे भैया फायर लग गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया उस दौरान तुम उस रास्ते को भैया तुम अच्छे से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और अपनी जान को बचा करके वहां से निकल सकते हो। तो भाई क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को लिखाओ। तो श्रमिकों को जल्दी जाने की सुविधा प्रदान करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। उत्पादकता में वृद्धि करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। सुरक्षा अभ्यासों की उपेक्षा करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करना, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना, ये भी फर्जी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पिन और क्लिप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। भाई जब तुम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हो तो भैया एक इंजीनियरिंग टेबल होती है, और इस टेबल पर तुम अपना ड्राइंग का शीट रखते हो और इस ड्राइंग के शीट को क्या करते हो, अपने पेपर क्लिप से क्या करते हो, इसको पेपर क्लिप से क्या करते हो, इधर से साइड से क्या करते हो, इसको क्या करते हो, इसको यूज करते हो, ठीक है। पिन या क्लिप का यूज करते हो ताकि मेरा भैया क्या है, ये ड्राइंग जो शीट है ये हिले ना डुले, ये टेबल के साथ मजबूती से क्या हो,
पकड़ा रहे, स्थिर इसके साथ बना रहे, हिले डुले नहीं। तो भैया क्वेश्चन बस कॉमन सेंस वाला था। ये तुम्हारा क्या है, टेबल है, इंजीनियरिंग टेबल है, और तुम्हारा ये ड्राइंग का शीट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तुम्हें दिखने से भी पता चल गया कि ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर मजबूती से स्थिर रखना ताकि वो हिले डुले नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 4। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब भाई ये प्यारा सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स भी तुम्हें दे रहा है भाई, तुम अभी भी नहीं पास हो रहे हो तो भैया तुम जूझ रहे हो, पहले बता रहे हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन को फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, मुझे पता है कैसे गलत करेंगे। देखो 35 mm की प्रत्येक भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सी और ए बी को मिलाइए, एक रेखा खींचिए त्रिभुज की भुजा के रूप में ए बी और ए बी को 35 mm को चिन्हित कीजिए। अब भाई एक तुम्हें समबाहु त्रिभुज बनाना है, सबसे पहला तुम्हारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भैया समान होती है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक रेखा खींचोगे। एक रेखा खींचोगे भैया, खींचोगे क्या सबसे पहले बनाने के लिए, तो देख लो भैया एक रेखा खींचिए, दूसरा वाला आ रहा है, तो दूसरा वाला किस में जा रहा है, 3 और 4 में, इसको हटा दो। दो तो ऑप्शन ऐसे ही चले गए, बोलो मजा आ रहा है क्या। अब भाई इसी 2 ऑप्शन में सबने गलत किया है, ठीक है। गलत क्या है, अब देखो भाई तुम्हें लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज ही तो मिलेगा। अब तो भैया देखो ये वाला भी ऑप्शन में 4 और 4 है, यानी कि हमें खेलना है ये वाला पॉइंट पे, ये पहला और तीसरा पे। अब बात करते पहला और तीसरा पे। अब देखो सी और ए बी को मिलाइए। अरे भैया देखो दूसरा को सबसे पहले किया, एक रेखा खींचिए और त्रिभुज को भुजा के रूप में ए बी को, इसको मान लो ए और इसको बी मानो, और 35 mm को इसको चिन्हित कर लो। अब भैया कह रहा है क्या, अब देखो हमें फंस रहा है पहला और तीसरा में। अब पहला देखो सी और सी बी को मिलाइए। अब भैया सी और सी बी को तुम कैसे मिला दोगे, तुम्हें तो अभी सी के निर्धारित है ही नहीं ना। तो भैया ये एक वाला तो यहाँ पे होगा नहीं, तो भैया कौन सा बच गया, 3 वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 2 3 1 4 कॉमन सेंस लगाओ और बस इतना में ही कर जाओ। अब मैं तुम्हें डिटेल से बता देता हूँ। देखो अब भैया तीसरा वाला यूज करोगे, त्रिज्या ए बी तथा ए बी को केंद्र मानकर, ए को भी तुम केंद्र मानो और सी को भी केंद्र मान करके सी पर चाप काटते हुए बनाइए। देखो एक मान लो कि पॉइंट सी यहाँ है, यहाँ पे तुम भैया अपना प्रकाल से यहाँ पे सेट करो और यहाँ से तुम एक ऐसे चाप काटो, बी पे केंद्र मानो, फिर ए पे केंद्र मानो और सेम 35 mm का क्या करो, एक ऐसे चाप मारो। अब भैया लास्ट में इस पॉइंट को क्या नाम दिया, सी, और इसको भैया तुम्हें ऐसे करके मिला देना है, सी और ए बी का सबका भैया सेम होगा। तो भैया क्या चल बन जाएगा, तुम्हारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो भैया इसका जो चरण होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला, 2 3 1 4। तो भाई कुछ नहीं था, इसको कॉमन सेंस से तुम कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भैया प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो भाई देखो, यदि ट्रायक के चालक के दौरान गेट धारा को हटा दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले भाई किसी को नहीं पता ट्रायक क्या है, देखो ये नहीं बोल सकते किसी को नहीं पता, सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है भाई पढ़ा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भाई ये हार्ड है क्वेश्चन, कुछ नहीं है बस मैं बता रहा हूँ। ये ट्रायक भैया ये थायरिस्टर फैमिली का एक डिवाइस है। थायरिस्टर यानी कहने का मतलब SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको भैया हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहला तुम्हारा ट्रायक्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो भैया ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। याद रखना, इसका लिख लेना अपने कॉपी में, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। भैया इसका एग्जाम में सिंबल पूछ देगा, तो भैया सिंबल पूछेगा तो बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें 2 डायोड को उल्टा ऐसे कनेक्ट कर दो, 2 डायोड को ऐसे उल्टा कनेक्ट कर दो एक लाइन पे, और भैया एक टर्मिनल निकाल दो, और यहां से तुम भैया क्या कर दो, एक और टर्मिनल निकाल दो, और इस टर्मिनल के नाम दे दो गेट, और इसको बोलते हैं हम लोग भैया MT1, और इसको बोलते हैं भैया MT2। भैया इसको बोलते हैं MT1 का मतलब मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक गेट। तो भैया तुमसे कोई पूछ दे ट्रायक एक कैसा डिवाइस है, तो देखो भैया ट्रायक यानी कि 3, यानी कि एक कैसा भैया 3 टर्मिनल डिवाइस है। कल के डेट में कोई पूछ दे तो याद रखना, सिंबल इस चीज को याद रखना, ये कैसा डिवाइस है भैया, 3 टर्मिनल डिवाइस है भैया, और इसमें 5 लेयर होते हैं भैया, कभी और बता देंगे अच्छे से। अब देखो भाई, अभी देखो ये गेट करंट को हटा दिया जाना चाहिए, कह रहा है ना चालन के दौरान। भैया ये जो ट्रायक तुम्हारा काम कर रहा है उस समय भैया गेट धारा को हटा दिया जाए, इसको हटा दो। ये जो गेट से भैया तुम जो करंट बहा रहे हो इसको जब तुम हटा दोगे तो क्या होगा, तो भैया उसके लिए हम 2 कंपोनेंट को पढ़ते हैं भैया, 2 को करंट पढ़ते हैं। एक होता है तुम्हारा IL और एक होता है बाबू IH। IL को जिसको बोलते हैं भैया लैचिंग करंट, क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट। अभी बता देते हैं क्या होता है भैया लैचिंग करंट, और एक क्या होता है भैया होल्डिंग करंट। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, अभी दिखाऊंगा। देखो भाई लैचिंग करंट क्या होता है भैया, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। क्या होता है बाबू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट, यानी कि एनोड करंट का वो न्यूनतम वैल्यू
जिसपे तुम्हारा अगर कोई भी एससीआर फैमिली का जो डिवाइस है, कोई भी एससीआर फैमिली का डिवाइस है भैया, वो टर्न ऑन प्रोसेस यानी कि इसको टर्न ऑन करने के लिए जो करंट देते हैं बाबू, जिससे जिससे अपना ये भैया क्या करता है, फॉरवर्ड यानी कि जो अभी चालन की स्थिति में बनता है, चाहे तुम उसको भैया गेट करंट को तुम रिमूव कर दो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायक लैचिंग करंट क्या हुआ, एक मिनिमम ऐसा नोड वैल्यू ए नोड करंट है भैया, जो किसी भी थायरिस्टर फैमिली के डिवाइस को क्या करता है, जब गेट करंट को तुम क्या करोगे, हटा दोगे, फिर भी तुम्हारा भैया क्या करेगा, ये तुम्हारा भैया कंडक्शन के यानी कि भैया जो इस चालन के क्या करेगा, चालन के अपने स्टेट को बरकरार रखेगा, चालन के स्टेट को क्या करेगा, बरकरार रखेगा। उसको बोलते हैं लैचिंग करंट। समझ में आ गया? लैचिंग करंट एक मिनिमम वैल्यू ऑफ नेट करंट, जो किसी भी थायरिस्टर फैमिली के लिए भैया अगर तुम गेट सिग्नल को हटा देते हो, फिर भी अपना चालन के कंडीशन को मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं लैचिंग करंट। अब भैया होल्डिंग करंट नाम से पढ़ रहा है, धारक धारा यानी कि होल्ड करने वाला है। तो भैया ये भी क्या है कि भैया इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट। भैया एक मिनिमम वैल्यू है भैया एनोड करंट का, जिसके नीचे भैया एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एरेंट करंट बिलो विच, जहां पे तुम्हारा भैया थायरिस्टर भैया तुम्हारा क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, थायरिस्टर जब तक जाके बंद नहीं हो जाता, उस तरीके के हम लोग भैया क्या करते हैं, उसके नीचे वाले जो करंट होता है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बाबू, होल्डिंग करंट। यानी कि एक मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसके नीचे भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा, थायरिस्टर अपना क्या हो जाएगा बाबू, टर्न ऑफ हो जाएगा। थायरिस्टर के जितने भी फैमिली है, ट्रायक, ठीक है, डायक, वो सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या चले जाएंगे, ब्लॉक मोड में चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बाबू होल्डिंग करंट। तो इन दोनों में रिलेशन है बाबू, क्या है कि जो तुम्हारा लैचिंग करंट है बाबू, वो क्या होगा, देखो लैचिंग करंट क्या कर रहा है भैया, एक कंडक्शन यानी कि चालन के स्टेट को क्या कर रहा है बाबू, ये बनाए रख रहा है। या तो तुम गेट सिग्नल को हटा दो, फिर भी तुम्हारा क्या कर रहा है बाबू, एक क्या है, इसको तुमको या कंडक्शन के स्टेट में रख रहा है। लेकिन ये जो होल्डिंग करंट है क्या भैया, इससे भी कम का करंट है भैया, जो क्या कर रहा है, जल्दी से बोलो, इसको बंद कर दे रहा है, थायरिस्टर को क्या कर दे रहा है, टर्न ऑफ कर दे रहा है। थायरिस्टर को क्या कर दे रहा है, टर्न ऑफ कर दे रहा है। तो तुमसे मैं पूछूं कि आईएल की वैल्यू ज्यादा होगी कि आईएच की वैल्यू ज्यादा होगी, तो पूरा दुनिया बोलेगा सर आईएल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, होल्डिंग करंट। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भैया लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में रिलेशन क्या है, लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। तो इस पॉइंट को भी अपने रिवीजन में शामिल करना। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ बाबू समझ में आ गया। और इसकी जो वैल्यू होती है क्या होता है, आईएल इक्वल टू होता है 2 से लेकर के और हाई टाइम्स ऑफ भैया किसका, होल्डिंग करंट का। तो इसको भी क्या तैयार करके जाना, ये दोनों पे क्वेश्चन पूछेंगे भाई, क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखो भाई, ट्रायक लघु पथन की भांति व्यवहार करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। गेट धारा को तुम जैसे भी हटा दोगे बाबू, तो क्या होगा, जब तक एक कंडक्शन के स्टेट में रहेगा, जब तक कि तुम्हारा होल्डिंग करंट नीचे नहीं आ जाती है। तो भैया वही चीज तो लिख रहा है, ट्रायक तब तक चालन करता रहेगा जब तक धारक धारा होल्डिंग करंट से नीचे नहीं आ जाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बोलो भाई, इस क्वेश्चन को करने में मजा आया क्या? तो भाई मुझे पता है कि मैं तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट बता दिया तो तुम क्वेश्चन को खुद कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भैया ये देखो, डीसी जनरेटर में अविच्छिन्नता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई मुझे पता है जो बंदे इंग्लिश में पढ़े उसको थोड़ा हिंदी में दिक्कत होगी, और जो भैया कुछ पढ़ा नहीं हो तो उसके लिए हिंदी ही महाभारत है। लेकिन मैं बताऊं, ट्रेड को भैया इंग्लिश में पढ़ो तो बहुत अच्छा है। तो देखो भाई, अविच्छिन्नता का मतलब होता है बाबू किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं, कंटिन्यूटी इसको बोलते हैं भैया, कंटिन्यूटी या निरंतरता बोल दो। अब भाई तुमसे मैं पूछूं, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, किसी भी कंटिन्यूटी टेस्ट करने का मतलब क्या है भाई, कि भाई तार में कहीं प्रकार का तोड़ फोड़ तो नहीं हुई है भाई। उसके लिए तुम मल्टीमीटर लाओगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करोगे, और तुम भैया उस तार के 2 सिरों पर लगाओगे और देखोगे कि इसमें सर कंटिन्यूटी आ रही है। मल्टीमीटर के दोनों लीड ग्राउंड करोगे और क्या करोगे, देखोगे उसमें कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि भैया तार यहाँ से लेकर के वहां तक सही है, कुछ खराबी नहीं है। तो धारा को प्रवाह को मापना, कंटिन्यूटी टेस्ट में क्या हम धारा के प्रवाह को नापते हैं भाई? नहीं। विद्युत रोधन प्रतिरोध का परीक्षण करना, ये भी नहीं भैया। वोल्टेज नियमन की जांच करना, ये भी नहीं। खुली या टूटी हुई वाइंडिंग का पता लगाना, ये बात बिल्कुल सही है। कंटिन्यूटी का मतलब भैया वही होता है कि हमारा जो वाइंडिंग है किसी प्रकार का उसमें टूटी हुई संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो बोलो भाई मजा आ रहा है क्या? हाँ।
लो भाई, तुम्हें पास करने के लिए दे दिया क्वेश्चन, ये भैया साइन थीटा है, ठीक है, और ये तुम्हारा कॉस थीटा है। अब भैया बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा बराबर, लो भैया एक ही बच रहा है 3, ये मारो 3 5, मुझे पता है भैया 3 4 और 5 क्या होता है भैया, ट्रिप्लेक्स होता है। और दुनिया को पता है कि भाई जैसे ही बनाओगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलो साइन बराबर क्या होता है। सब बोलेगे सर लंब बटे कर्ण होता है, तो भैया लंब हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा कर्ण, तो आधार ये हो गया तुम्हारा 4। अब तुमसे पूछेगा कॉस, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 और कर्ण 5, तो ऑप्शन नंबर 2 सही। चलो, ये तुम्हें पास करने के लिए ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी तुम्हारा मैथ का क्वेश्चन डाल दिया। अब भाई इसको भी कर ले जाओ। देखो भाई, तुम्हें रेलवे वाला चाह रहा है कि तुम फेल ना हो, तुम नौकरी करो, फिर भी तुम जूझ रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक आयताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय छिद्र काटा जाता है, तो शेष क्षेत्रफल बच्चा बच्चा कर ले जाएगा। देखो भाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमा की क्या है, 12 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर की क्या है, एक आयताकार शीट है, और इसमें से 3 सेंटीमीटर का क्या कर दिया गया, देखो 3 सेंटीमीटर का क्या किया गया, एक वृत्त, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना, माफ करना उसके लिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काटा गया है, तो उसमें से पूछा है कि भैया ये जो शेष क्षेत्रफल बचा है ना, ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई तुम इस आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दोगे तो क्या नहीं हो जाएगा। तो भैया तुम्हें क्या करना है, आयत का तुम्हें क्या लेना है, एरिया ले लेना है, और माइनस कर देना है तुम्हें सर्किल का एरिया, बस काम खत्म। तो आयत का एरिया निकालोगे तो 12 गुने 10 माइनस 1 सेकेंड, 12 गुने 10 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू तुम्हें दे दिया है 3.14 गुने आर की वैल्यू 3 है, तो 3 तिया का हो जाएगा 9। तो बोलो 12 दूना, ठीक है, 12 दूना कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 12 दूना 120, 12 दूना 120, और 9 तिया 27 और 14 9 26, यानी 27 एक 28.26, 28.26, और इसको तुम घटाओगे तो समाज पूरा घटा के क्या बोलेगा, 91.74 इज द राइट आंसर। देखो यार कुछ नहीं है, तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है, तुम ट्रेड में पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, देखो यार निम्नलिखित में से कौन सा कारक फ्यूज रेटिंग को प्रभावित नहीं करता है। अब भाई कल के डेट में तुम्हें बता रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन फ्यूज की जो रेटिंग होती है किस में होती है, तो भैया सब लिखेंगे एम्पियर में होती है। अब भैया करंट को देखो, करंट किस पे डिपेंड करता है, सर आई बराबर क्या होता है, सर V बटे आर होता है। एक तो सर रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और एक चीज याद रखना, करंट जो होता है भैया रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और रेसिस्टेंस भी क्या होता है सर, रो एल बाई ये होता है, यानी कि कहीं ना कहीं भैया रेसिस्टेंस तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी तुम्हारा क्या कर रहा है बाबू, करंट भी डिपेंड कर रहा है। तो याद रखना डायरेक्ट कि जो करंट होती है भाई, करंट की जो रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के, और तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा भैया उतना ज्यादा करंट होगा। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक तो ये हो गया। अब देखो भाई, अब तुम्हें देखो करंट मेनली रेसिस्टेंट पे डिपेंड करता है, और रेसिस्टेंट तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, तो बोलोगे सर तापमान पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। एक सेकेंड, तो भाई क्या पे डिपेंड करता है, तुम्हारा रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब भाई जब भी विद्युत भार का प्रकार, तो भाई जब भी इलेक्ट्रिकल लोड की बात किया जाए ना, इलेक्ट्रिकल लोड का मतलब ये होता है भैया उस विद्युत लोड से कितना करंट डिपेंड कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं फ्यूज की रेटिंग भैया तुम्हें कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल पे प्रभावित करता है, साथ ही साथ उस परिवेश का टेम्परेचर कितना, उस पे फ्यूज के होल्डर के रंग, उससे कोई मतलब है क्या, नहीं ना। तो भैया यही हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर, ठीक है। तो भैया इसको भी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, इस चीज को याद रखना, डायरेक्टली करंट जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह से भैया जब हम वोल्टेज को बात करते हैं तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया इंसुलेशन। इस चीज को याद रखना कि अगर तुम इंसुलेशन जितना तुम्हें ज्यादा, अगर तुम्हें हाई वोल्टेज ले जाना है, तुम्हें हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को भी करके जाना, ये दो क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू को अगर तुम्हें बढ़ाना है तो भैया तुम्हें इंसुलेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को भी करके जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 भाई, BIS SP 46 2003, मुझे नहीं पता है क्या भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो भैया उसका कुछ अपना एक कोड है SP 46 2003, ठीक है, के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग चेन पतली रेखा
थिन लाइन द्वारा सही ढंग से दर्शाया जाता है। तो भाई इसके लिए तुम्हें मैं एक अच्छा सा फोटो दे दिया हूं, इस फोटो को कर ले जाना भाई। अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। इस फोटो को तुम, सॉरी एक सेकंड माफ करना, क्या हो गया, हाँ चलो, इस क्वेश्चन को भैया तुम कर ले जाना, इस चार्ट को एक बार देख लेना, हर जगह तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। इसमें देखो लाइन के टाइप दिए हुए हैं, इसमें देखो ए है, ए में दो सीरीज आते हैं A2, और इसका जनरल एप्लीकेशन। तो हमें पूछा था भैया चेन थिन लाइन, क्या पूछा था, चेन थिन लाइन। तो देखो भैया चेन थिन लाइन का यूज कहाँ करते हैं, तो एक तो भैया करते हैं, इसको कोड क्या है, जी है, और इसमें 3 टाइप है, G1 G2 G3, जिसको सेंटर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्रेजेक्ट्रिक्स अक्ष के लिए यूज करते हैं। तो भैया सेंट्रल लाइन यानी कि केंद्र के लाइन के लिए चेन थिन लाइन को यूज करते हैं। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा क्यों हो गया, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा रुक जाना, चलो क्या हो जाएगा, इसकी सेंटर लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस चार्ट को जरूर पढ़ के जाना, इस चार्ट से भैया एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें फंस जाएगा, साथ ही साथ तुम्हें पार्ट 1 में भी ये फायदा कर देगा, और पार्ट 2 में भी, तो तुम्हें पास करने के लिए दे ही रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, उच्च शक्ति यानी कि हाई पावर, क्या है, हाई पावर डीसी मोटरों में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण उपयुक्त क्यों नहीं है भाई। अब तुम अपने दिमाग से लगा लोगे थोड़ा सा दिमाग। देखो भाई जब हम लो डीसी मोटर के लिए बात करते हैं ना, तो चाल नियंत्रण यानी कि चाल नियंत्रण का मतलब होता है भैया डीसी मोटर की भैया स्पीड कंट्रोल करने के लिए भैया एक मेथड है जिसको बोलते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल एक मेथड है भाई, बहुत सारे मेथड है, समय आएगा सब बताएंगे, अभी जितना उतना समझो। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, इससे जो क्वेश्चन आएगा उस सारे चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध उपयुक्त क्यों नहीं है। अब भाई जब भी हम लोग एक स्मॉल डीसी मशीन की जब बात करते हैं, स्मॉल पावर की डीसी मशीन को, जब आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल का मतलब क्या होता है भैया, तुम क्या कर रहे हो कि रेसिस्टेंस को आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाते हो। क्या है भैया, ये डीसी मोटर है भैया, ये तुम्हारा क्या है, डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर है भैया, इसके तुम सीरीज में क्या करोगे, इसके सीरीज में भैया तुम क्या करोगे, यहां से तुम क्या करोगे, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाओगे, जिसको क्या बोलते हो बाबू, तुम लोग रियोस्टेट बोलते हो, क्या बोलते हो, रियोस्टेट बोलते हो, जिसको भैया बोलते हैं रेसिस्टेंस परिवर्तक। इसकी वैल्यू को चेंज करके भैया तुम इसके वोल्टेज को वैल्यू को चेंज कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो भाई। रेसिस्टेंस को तुम लगाओगे तुम्हें धारा कम मिलेगी, ठीक है भाई, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो भैया इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भाई, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारा आर्मेचर का जो वोल्टेज होता है वो कम होता है, जिससे भैया तुम्हारा मोटर की गति क्या होती है भैया, मोटर का गति क्या होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मोटर की गति को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ भैया ये जो तुम्हें मिलता है ना, इसमें तुम्हें क्या मिलता है, बेस स्पीड से तुम्हारा क्या मिलता है, लो स्पीड मिलता है, लो स्पीड का कंट्रोल मिलता है। यानी कि अगर कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारा किसी भी डीसी मोटर का जो बेस स्पीड है ना भैया, बेस स्पीड अगर 500 आरपीएम है, तो उससे अगर इसको तुम्हें क्या करना है, इस मेथड को यूज करोगे, तुम्हें इससे भी तुम्हें क्या मिलेगी, 450 आरपीएम यानी कि लो स्पीड से तुम्हें करंट मिलेगी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण मेथड को यूज कर रहे हैं, तो हमें कैसा मिलेगा। तो भैया जो तुम्हें स्पीड मिलेगा, जो तुम्हें चाल मिलेगा, वो हमेशा बेस स्पीड से कम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को भी तुम तैयार करके जाना, ठीक है। अब भैया तुम देखो, ये उच्च शक्ति की बात की है, अब भैया तुम देखो आर्मेचर में तुम भैया क्या करो, रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले रहे हो। तुम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लोगे तो भैया तुम आर की वैल्यू को तुम बढ़ा ही रहे हो ना, और जब तुम भैया आर की वैल्यू को तुम बढ़ाओगे तो भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा भैया पावर लॉस तुम्हें बहुत क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। पावर लॉस क्या होगी, क्योंकि पावर बड़ा होता है सर आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आर की वैल्यू जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा, और भैया तुम्हें पावर ज्यादा होगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा भैया। तो भैया क्या हो जाएगा, इफिशियंसी भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉस जैसे ही तुम्हारा ज्यादा होगा, हानि ज्यादा होगा, तो तुम्हारी इफिशियंसी कम है। अरे भाई मेरा काम है भैया, मैं इतना करूंगा और तुम सारे काम खा जा रहे हो, लॉस कर दे रहे हो, तो तुम्हारी इफिशियंसी, तुम्हारी दक्षता अच्छा है क्या, नहीं ना। तो भैया क्या हो जाएगी, ज्यादा रेसिस्टेंट जब भी बात करी जाए उच्च शक्ति की मोटरों में, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसके परिणाम स्वरूप उच्च विद्युत हानि के कारण अल्प दक्षता होती है। तो इसका राइट आंसर यही होता है। ये मोटर की चाल को कम नहीं कर सकता भैया, कर तो सकता है, अभी दिखाया बताया। ये क्षेत्र धारा को बढ़ाता है, हाँ भाई, फील्ड करंट को बढ़ाता है, इसके कारण उच्च बाला गुण प्राप्त होता है, ठीक है, कि भैया रेसिस्टेंस को बढ़ाने से हमारा टॉर्क भी बढ़ता है। ये सारी चीज तुम पढ़े होगे डीसी मोटर में, नहीं पढ़े हो तो संभावना है, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो देखो भाई, किट कैट टाइप फ्यूज
का उपयोग प्राय कहाँ किया जाता है? अब भाई जिसने पहली बार नाम सुना है किट कैट टाइप फ्यूज क्या होता है, तो देखो भाई किट कैट टाइप, तो देखो भाई एक चॉकलेट आता है किट कैट, देखे हो भाई, ठीक है, सबको खिलाए होगा किटकैट टाइप चॉकलेट। तो भैया ये चॉकलेट हमारे घर के दुकानों में मिलते हैं, तो भैया याद रखना किटकैट टाइप कहाँ मिलता है? घर में, हमारे घर के दुकान में घर वाले बच्चे खाते हैं, तो याद रखना घर से घरेलू और लघु औद्योगिक विद्युत परिपथों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब भैया जब बात किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाबू ग्लास ट्यूब फ्यूज। कैसा? याद रखना ग्लास ट्यूब फ्यूज। इसकी जो रेटिंग होती है बाबू बहुत लो रेटिंग होती है, लो रेटिंग होती है, लो रेटिंग होती है, लो रेटिंग होती है, ठीक है। और इसी को भैया एक और जानते हैं सिरामिक फ्यूज भी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, ठीक है। उच्च वोल्टेज पारेशन यानी कि हाई वोल्टेज जब ट्रांसमिशन करते हैं तो वहां पे भैया हम लोग HRC फ्यूज यूज करते हैं और इसकी भैया रेटिंग अच्छी होती है, ठीक है। 132 kV से ऊपर की जब भी लाइन होती है भैया उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। और जब भी HRC फ्यूज का ये भी पूछा, HRC फ्यूज का भैया फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख लो जल्दी से, हाई रप्टिंग कैपेसिटी। ये भी भैया फुल फॉर्म पूछा है, तो ये भी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। विद्युत उत्पादन संयंत्र यानी कि जहां पे पावर जनरेशन होता है भैया वहां पे भी भैया हम लोग HRC फ्यूज का यूज करते हैं। तो ये सारे चीजों को याद रखना और हमेशा याद रखना फ्यूज को हमेशा बाबू लाइव वायर के साथ, यानी कि भैया ये जो तुम्हारा फ्यूज है ना, इस फ्यूज को भैया कहाँ पे यूज करते हैं भैया, तो लाइव वायर के साथ श्रेणी क्रम में, यानी कि भैया फेज जो वायर है ना भैया गर्म तार के साथ श्रृंखला में, यानी कि श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, जोड़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि एक फ्यूज को सही तरीके से जोड़ने का नियम क्या है, तो भैया हमेशा गर्म तार के साथ श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 20। अब भाई देखो इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस लगाना था और कुछ नहीं था। गैर कार्यात्मक बीमारी नॉन फंक्शनल डायमेंशन होती है। भाई नाम ही बोल दिया नॉन फंक्शनल, इसका कोई काम नहीं है भैया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई काम ही नहीं है। नॉन फंक्शनल गैर कार्यात्मक, तो देखो भाई स्थान या घटक के कार्य के लिए आवश्यक है, नहीं भाई कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। सीधे ड्राइंग पर दिए गए मानव से भी उत्पन्न, ऐसा भी कुछ नहीं है। ड्राइंग से संबंधित विशेषताओं को मानव से भी उत्पन्न, स्थान या घटक के कार्य के लिए कोई आवश्यक नहीं, इसीलिए तो इसको बोला गया है गैर कार्यात्मक बीमारी। तो भाई आज का 20 क्वेश्चन का हमने सीरीज को किया है पूरा। अभी हमें इसमें बचे 55 क्वेश्चन, यानी कि 3 सेट में इसको पूरा करा देंगे और बहुत डिटेल से सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो बोलो भाई मजा आ रहा है क्या? सॉल्यूशन देखने में मजा आ रहा है, हर एक क्वेश्चन को तैयार करना, यही क्वेश्चन घूमते फिरते तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे और जब तुम तैयार करोगे तुम्हें अच्छा फील होगा। तो बोलो भाई अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को और चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना ही करना है भाई, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं वीडियो डालूंगा तभी तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा और तुम झट से क्वेश्चन को और वीडियो को देखोगे और सारी चीजों को तैयार करोगे। तो भैया वीडियो में बने रहने के लिए मेरी तरफ से प्यारा सा भाई थैंक यू, ठीक है, मेरी तरफ से प्यारा सा थैंक यू, ठीक है। वीडियो में बने रहे और भैया अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, 1 घंटा डेली और तुम अपना नोट्स को रिवीजन करो, यहाँ से सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।